Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. Students, please note we at SPM IAS Academy are starting history optional classes from upcoming 8th October. The class will be in both online and offline mode. Offline classes will be run from our Ganesh Guri Center. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about importance of GI tax, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखिए, वैसे तो कई सारे आर्टिकल्स हम कवर करते रहते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है हाल फिलहाल में, लेकिन इस आर्टिकल में बात की गई है कि जीआई टैग्स का आखिर बेनिफिट क्या होता है, क्यों जीआई टैग्स दिए जाते हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ जीआई टैग। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर जीआई टैग्स। सो इट इज़ ए साइन ऑफ ओरिजिनेशन और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन। ये तो आप समझते ही हैं। अगर कहा जा रहा है दार्जिलिंग टी का अगर जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिला है तो इसका मतलब ये है कि वो टी प्रोडक्ट दार्जिलिंग से बन के आ रहा होगा। इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेशल क्वालिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया से आने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और अगर उसको वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है मतलब उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर या स्पेशल क्वालिटी होगी जिसके लिए वो जाना जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसने जीआई टैग का एक डेफिनेशन दे रखा है। इसको ज़रा देखते हैं। इट डिफाइंस जीआई एज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन एंड पजेसेस क्वालिटीज़ और अ रेप्यूटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ऑरिजिन। तो एक पर्टिकुलर एरिया से आना चाहिए और उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसके लिए उस एरिया का रेप्यूटेशन है। अभी जीआई टैग्स क्यों दिए जाते हैं, इसे देने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि स्पेशल क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट लीड्स टू डिमांड। जैसे असम टी है तो इसकी स्पेशल क्वालिटी के कारण, या दार्जिलिंग टी है उसकी स्पेशल क्वालिटी के कारण इसकी इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, और ज़्यादा डिमांड होने के कारण फिर बहुत सारे लोग इसका फेक प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। कहीं से भी बनाएंगे, बोलेंगे असम टी है, दार्जिलिंग टी है, तो इस कारण से फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने लगते हैं। तो फेक प्रोडक्ट बिकने के कारण जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका रेप्यूटेशन ख़राब होता है, और इसी चीज़ को, रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर जीआई टैग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल फीचर है, और आप वो नाम तभी यूज करेंगे कि असम टी है, दार्जिलिंग टी है, जब वो पर्टिकुलर एरिया से आ रहा हो और वो पर्टिकुलर क्वालिटी उसके अंदर हो। अदरवाइज़ तो फेक प्रोडक्ट्स के कारण पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर जीआई टैग नहीं होता तो फिर लोग भरोसा ही नहीं करते। ये दार्जिलिंग टी लिखा तो है, लेकिन सच में क्या दार्जिलिंग से आया है या नहीं आया है, हु कैन गारंटी दैट। सो दैट इज़ हाउ जीआई टैग बिकम्स इंपॉर्टेंट इन इंश्योरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब एक बात को ध्यान से ज़रा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि वन कैन नॉट मेक सेम क्वालिटी प्रोडक्ट। समझिए, दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग से बननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा टी मैं कहीं और उगा नहीं सकता। या बनारसी साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बनारसी साड़ी के जो फीचर्स हैं वैसी साड़ी कोई और बना नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप बैठ करके आप आसाम में बनारसी साड़ी जैसे जो भी फीचर्स हैं वो बनाइए, बना सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट अ बनारसी साड़ी। तो ये बात है कि क्वालिटी, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन उसको आप बनारसी साड़ी तभी कहेंगे जब वो बनारस में बना हो और वो क्वालिटी उसके अंदर हो। अदरवाइज इवन इफ यू आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट हैविंग सेम क्वालिटी बट आउटसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया, देन इट कैन नॉट बी गिवन द नेम और द जीआई टैग कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स। जीआई टैग का ये लोगो होता है, जिस भी प्रोडक्ट को जीआई मिला होता है उस पर ये लोगो आपको मिल जाएगा कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। अभी देखिए, जीआई टैग के क्या लीगल प्रोविजंस हैं, किस तरीके से कानूनी प्रोविजंस हैं जीआई टैग देने के लिए। तो हमारे देश में जीआई टैग दिया जाता है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो ये कानून ला करके सिस्टम लाया गया हमारे देश में जीआई टैग देने का, और 2003 में इस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और हमारे देश का पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला दैट वाज दार्जिलिंग टी, एंड दिस जीआई टैग वाज गिवन इन द ईयर 2004-05। तो 1999 में कानून प्रपोज किया गया, 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया, 2004-05 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दे दिया गया। अब ये जो हमारे देश का जीआई
एक्ट है, जोग्राफिकल इंडिकेटर कानून है, इट इज़ इन लाइन विद द ट्रिप्स लॉ ऑफ WTO। तो WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको पता ही होगा, जिसका काम होता है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करे। तो इंटरनेशनल रिलेटेड ट्रेड के नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करने में उसने एक इम्पॉर्टेंट लॉ बना रखा है या कन्वेंशन बना रखा है जिसका नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अग्रीमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP से यहाँ इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके के होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स क्रिएशन ऑफ माइंड। तो अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो, या फिर वो कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो जिसके लिए पेटेंट दिया जाता है, कोई लिटरेरी प्रोडक्ट हो जिसके लिए कॉपीराइट दी जाती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी हो, एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा हो, उसके लिए GI टैग दिया जाता है। तो मुद्दा ये है, ध्यान से समझिए, कि पहले WTO में वो WTO के मेंबर कंट्रीज़ ने मिल करके फैसला किया कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है और उसके अंदर एक स्पेशल फीचर है। इससे होगा क्या कि वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी बिना डुप्लीकेसी के, बिना पायरेसी के बेचा जा सकता है। तो बनारसी साड़ी WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के कारण अगर उसको अब हमारे देश के अंदर GI टैग मिल गया तो विदेशों में भी बनारसी साड़ी नाम से बेचा जाएगा और कोई उसको कॉपी नहीं करेगा। ये नहीं कि बस इसको अब GI को बस इसी देश में प्रोटेक्शन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स लॉ, बिकॉज दिस GI एक्ट हैज़ बिन ब्रॉट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रिप्स लॉ, सो देन इंटरनेशनल रीजन में भी, इंटरनेशनल अरीना में भी ये प्रोटेक्शन जारी रहेंगे। सो पॉइंट इज द WTO का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है ट्रिप्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है, और GI जोग्राफिकल इंडिकेटर या टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके लिए उसको हमारे देश में इंप्लीमेंट करने के लिए कि क्या प्रोविजन होगा GI टैग मिलने का, उसके लिए कानून लाया गया 1999 में। अब एक बार जब GI प्रोटेक्शन मिल जाता है तो दिस प्रोटेक्शन इज इन जनरल आइडेंटिफाइड अक्रॉस द वर्ल्ड, because it is not just according to a law by the country India, but it is according to also a international convention at WTO. GI प्रोडक्ट तीन तरह के, GI टैग तीन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए दी जाती है, एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। क्या प्रोसेस होता है GI टैग मिलने का, वो भी ज़रा समझ लीजिए। देखिए, इस कानून के हिसाब से हमारे देश में एक रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफिस बनाया गया है। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग दिलाना है तो आपको पहले अप्लाई करना होगा इस रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेटर कि सर मुझे इस प्रोडक्ट को GI टैग दिलाना है। अब वो रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेटर क्या करेंगे, आपके इस एप्लीकेशन को अपने रजिस्ट्रार GI जर्नल में पब्लिश कर देंगे, कि उनकी एक जर्नल होती है जिसमें ऑफिशियली वो पब्लिश कर देंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग देने का प्रपोजल आया है। जैसे हमारे यहाँ पे गमोसा को GI टैग देने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया, तो 3 महीने के लिए वो GI जर्नल में पब्लिश होता है कि इस प्रोडक्ट को GI टैग देने का प्रपोजल आया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर 3 महीने तक कोई और कंप्लेन नहीं करता है कि नहीं सर ये प्रोडक्ट तो यहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ का है, सर रसगुल्ला को लेकर के कन्फ्लिक्ट हो गया था उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा ने GI टैग के लिए डाला, वेस्ट बंगाल ने कहा कि ऐसे कैसे, रसगुल्ला तो हमारे यहाँ भी आता है इसी फीचर का। लेकिन अगर 3 महीने तक GI जर्नल में नोटिफिकेशन रहा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग देने का प्रपोजल है, और अगर कोई उस पर काउंटर क्लेम नहीं आया तो 3 महीने बाद फिर उस प्रोडक्ट को GI टैग दे दिया जाता है बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ GI ऑफिस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग GI टैग। GI टैग देने से फ़ायदे क्या होंगे? GI टैग देने से प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑफकोर्स उनको उनके प्रोडक्ट की अनऑथराइज्ड यूज या पायरेसी नहीं होगी। अब आसाम टी बना रहे हैं तो आसाम टी आराम से बेचिए, पूरे दुनिया भर में कोई इसको कॉपी नहीं करेगा। सो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है, कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, उनको पता होता है कि नाउ द प्रोडक्ट दे आर यूजिंग इज ऑथेंटिक प्रोडक्ट। इफ इट इज़ रिटन दार्जिलिंग टी मीन्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम दार्जिलिंग, इफ़ द GI टैग इज ऑफ बनारसी साड़ी मीन्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम बनारस। और पूरे देश को फ़ायदा होता है जब आप GI टैग देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश होती है। जैसे बासमती राइस, उसको अब GI टैग इंडिया देता है, अब हमने अलाउ किया है कि पाकिस्तान भी बासमती राइस को GI टैग दे सकता है, हाल फिलहाल में हमने फैसला लिया है। तो अब इंडिया पाकिस्तान ही बासमती राइस बेचेंगे, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में वो जाएगा GI टैग
बासमती राइस फ्रॉम इंडिया, तो दैट विल बी ऑथेंटिसिटी, तो उससे इंटरनेशनल डिमांड बढ़ेगा उस प्रोडक्ट का, क्योंकि जीआई टैग इज़ अ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो उससे इंटरनेशनल डिमांड जब बढ़ेगा तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ हमारे देश का सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा। सो इट डज नॉट जस्ट हेल्प द प्रोड्यूसर्स, इट ऑल्सो हेल्प द कस्टमर्स एंड द कंट्री को एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है। जितना हम जीआई टैग देंगे हमारे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और हमारा सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा। अच्छा, विदेशों में भी लोग बनारसी साड़ी, ऑथेंटिक बनारसी साड़ी पहन रहे हैं, कांचीपुरम साड़ी पहन रहे हैं, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर भी उससे बढ़ेगी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is again taken from editorial segment. It is about ideals of Mahatma Gandhi, and this topic is important from our syllabus paper 5, life lessons of from Indian moral thinkers. आपने ethics पेपर में ज़रूर देख रखा होगा कि एक चैप्टर नंबर 5 है कि द लेसन्स फ्रॉम इंडियन मोरल थिंकर्स। तो महात्मा गांधी से बड़ा इंडियन मोरल थिंकर कौन ही होगा, उनके लाइफ लेसन्स हम इस आर्टिकल की मदद से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का, क्यों आर्टिकल आज ही हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड ऑन दिस डे 2 अक्टूबर विच इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑफ कोर्स, और इस दिन को पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। यू नो दैट महात्मा गांधी स्टूड फॉर द वैल्यूज़ ऑफ और द आइडियाज़ ऑफ नॉन वायलेंस, और इसी कारण से 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मिलकर के फैसला लिया कि वी विल सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इन ऑर्डर टू डेसिमेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो पूरी दुनिया भर में नॉन वायलेंस के आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अब महात्मा गांधी के लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 ऑफ कोर्स, तो 151 ईयर्स अगो, 152 years ago he was born in पोरबंदर, गुजरात। ये तो आपको पता ही होगा। ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही वॉज नोन एज मनु, बचपन में उनका मनु नाम से बुलाया जाता था। बाद में व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका हिज को-वर्कर्स कॉल्ड हिम भाई, एंड लेटर ऑन इन साबरमती आश्रम ही वॉज नोन एज बापू। तो 3 अलग अलग नामों से अलग अलग लाइफ एज में उनको बुलाया जाता था। गांधीज व्यू ऑन गवर्नेंस, अब गांधी जी के मोरल वैल्यूज़ पे धीरे धीरे बातें करते हैं। गांधी जी किस तरह के गवर्नेंस पे, किस तरह की सरकार में भरोसा रखते थे, तो देखिए गांधी जी बिलीव्ड इन स्वराज, और स्वराज का मतलब जरा समझिए कि क्या उनके लिए था। स्वराज मतलब सबसे पहले खुद पे राज, और खुद पे राज इन डिसिप्लिन तरीके से। स्वराज का मतलब उनका सुपरफिशियल मतलब नहीं था कि देश को आज़ाद करा दिए, अंग्रेजों को भगा दिए। उनका मतलब था कि सबसे पहले हम इतने डिसिप्लिन्ड हों कि खुद के ऊपर हम कंट्रोल डेवलप कर सकें, अपने मन में आने वाले विम्स, फैंसीज, गलत जो भी ख्याल हैं, इमोरल थॉट्स हैं, उनको दूर करें और खुद अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो। और महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि अगर हर आदमी स्वराज प्रैक्टिस करे, यानी कि खुद डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो हमें सरकारों की ज़रूरत ही नहीं होगी। वी डोंट नीड एनी गवर्नमेंट। So Mahatma Gandhi was against the idea of formal government. He believed in complete independence and one practicing Swaraj over his or her own body. So in that process Mahatma Gandhi was known to be anarchist, but he was known as enlightened anarchist. Anarchist मतलब ये नहीं lawlessness, सरकार ना हो फिर भी लोग एकदम ऑर्डर में जीवन अपना बिता रहे हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से, विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट केओस और टर्बुलेंस। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि लोग खुद के ऊपर स्वराज प्रैक्टिस करें, बट फिर भी छोटे मोटे चीज़ों के लिए पीपल नीड्स टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो अपनी लाइफ है वो हम खुद के लेवल पे मैनेज करें। लेकिन बट फॉर सम बेसिक थिंग्स देयर माइट बी सम गवर्नमेंट बॉडी, बट दैट गवर्नमेंट बॉडी शुड बी इन डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म। डिसेंट्रलाइज मतलब विलेज लेवल पे हो, गाँव के लेवल पे हो। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन रूरल इकोनॉमी, ज़्यादातर जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हों वो गांव के लेवल पे ही हों, यानी कि एक गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, जो भी उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो गांव में ही पूरी हो जाए। दैट इज़ वाई महात्मा गांधी को माना जाता है कि ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल रिपब्लिक, ग्राम रिपब्लिक। एक गांव अपने आप में ही पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो देश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती भी है तो सब बेसिक
सब्जेक्ट्स जैसे कि डिफेंस या फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर करे, बाकी ज़्यादातर चीज़ें अपने जीवन से जुड़ी हुई लोग अपने लेवल पे टेक केयर करें, या जो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो गांव के लेवल पे लोग टेक केयर कर लें। और महात्मा गांधी के इसी गांधीयन फिलॉसफी से गाइडेड हो करके आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया इन पार्ट 4, दैट इज़ DPSP, दैट एम्ड एट प्रमोटिंग विलेज गवर्नेंस एंड लेटर ऑन फिर हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ला करके इसको लीगल प्रोविजन भी बना दिया। उसके अलावा महात्मा गांधी का व्यू ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी जरा देखते हैं। तो महात्मा गांधी वाज स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ही बिलीव्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पेरिस, कि भाई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो वो देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? उनका ऐसा मानना था कि इंडस्ट्री क्या करती है, 100 लोगों का काम अकेले कर देती है, तो इससे 100 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। क्यों ना हम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, जैसे चरखा वगैरह चलाएं, उससे कपड़े बनाएं। इससे कैसा सबको रोजगार मिल पाएगा, एंड दैट इज़ हाउ देयर विल बी पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। इंडस्ट्री से कुछ लोग कैपिटलिस्ट क्लास हो जाएंगे, कुछ वर्कर क्लास हो जाएंगे, देयर विल बी क्लास डिवीजन ऑल्सो। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाएंगे, चरखा चलाएंगे, तो ये क्लास डिवीजन भी नहीं होगा। एंड दैट इज वाई ही प्रपोज्ड मैक्सिमम एक्टिविटीज शुड बी डन बाय ह्यूमन देमसेल्फ, मशीन शुड बी यूज्ड मिनिमम। और अगर मशीन यूज भी कर रहे हैं तो उसका बेसिक मशीन्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे चरखा वगैरह, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री का इस्तेमाल कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम टैकल होगी, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मशीन्स जब हम लगाते हैं तभी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस होते हैं। उसके अलावा महात्मा गांधी इज व्यू ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया गया इन 1987 इन ब्रंटलैंड रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये तो आप जानते ही हैं। व्हेन यू यूज द करंट नेचुरल रिसोर्सेज कीपिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू कम, कि भाई हम जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास में, पानी, नदियाँ, जंगल, उनका इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे जाने के बाद जो अगला जनरेशन आने वाला है उनके लिए भी ये रिसोर्सेज इनफ अमाउंट में बचे रहें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। और माना जाता है कि द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन इन 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट। लेकिन महात्मा गांधी ने यह कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही दे दिया था। अगर उनकी आइडियल्स को पढ़ा जाए तो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गो सेवा। तो गो सेवा कॉन्सेप्ट गिवन बाय महात्मा गांधी, उसमें महात्मा गांधी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। ही डिड नॉट यूज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट उनके जो आइडियाज़ थे दे आर मोर और लेस लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। महात्मा गांधी का क्या मानना था? महात्मा गांधी का मानना था अकॉर्डिंग टू दिस गो सेवा कॉन्सेप्ट कि मोस्ट ऑफ द लैंड इन कंट्री शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो किसी भी देश में ज़्यादातर जो ज़मीन है वो खेती के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और वो खेती भी होनी चाहिए ऑर्गेनिक तरीके से विथ लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, और ज़्यादातर ज़मीन जो है वो खेती के लिए जब इस्तेमाल की जाएगी तो अपने आप देश में भूखमरी, गरीबी कम हो जाएगी। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि हमारी धरती ने, और मदर अर्थ हैज़ गिवन अस इनफ लैंड, ताकि हर इंसान का पेट भर सके, हर इंसान जो है वो एक ठीक ठाक सी जीवन बिता सके। लेकिन हो क्या रहा है कि हम तो उस लैंड पे क्रिकेट फील्ड बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, हम उस पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो जब मदर अर्थ ने तो दिया था कि खेती करो और ये क्रॉप्स उगाओ और अपना पेट भरो, उसमें हम इतनी तमाम चीज़ें करने की नेचुरली एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम हो गया। जब एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम हो गया तो इतने सारे लोग भूख से मर रहे हैं, और बाकी सारा मिसयूज करने के कारण लैंड यूज का मिसयूज हो रहा है, लैंड पैटर्न का मिसयूज हो रहा है। इस कारण से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशंस भी हो रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। भाई ये क्रिकेट स्टेडियम बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना, स्विमिंग पूल बनाना, 5 स्टार होटल्स बनाना, दिस इज योर ग्रीड। मदर अर्थ ने तो बराबर की ज़मीन दी थी कि खेती करो सबका पेट भरेगा, लेकिन हम ग्रीड से इतना ड्रिवन है कि जो रिच लोग हैं वो फिर अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, और इस कारण से फिर जो गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए अनाज भी नहीं मिल रहा है। सो दिस गो सेवा कॉन्सेप्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी, दिस कोट ऑफ महात्मा गांधी इंडिकेट्स आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अलावा महात्मा गांधी ने एक तलिस्मा भी दिया था। मतलब अब समझिए तो एक बेसिक केस स्टडी आपके जीवन में, अगर कभी कोई कंसाइंस क्राइसिस आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने मोरल कंपास दिया था कि अगर लाइफ में कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी ने दिया था द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ तलिस्मा, मतलब अल्टीमेट टूल,
कि आपका काम सही है या गलत। तो व्हाट इज गांधीयन तलिस्मा? ही सेज आई विल गिव यू अ तलिस्मा। Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man or woman whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him or her. Will he or she gain anything by it? Will it restore him or her to a control over his or her life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself will melt away. Then you will find your doubts itself melt away. सरल शब्दों में कि आपको कभी भी जीवन में लगे कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये अच्छा है, सही है या गलत, तो सोचिए कि क्या इस काम से वो जो गरीब इंसान हैं, जो इंटेलेक्चुअली भी पुअर हैं, मटेरियलिस्टिकली भी पुअर हैं, उन लोगों की क्या कुछ भी मदद हो पाएगी इस काम से? क्या उनके जीवन में कुछ भी अंतर मैं ला पाऊंगा? और अगर हाँ तो आपका काम एथिकल है, अदरवाइज नहीं है। तो केस स्टडीज़ में गांधीयन तलिस्मा बहुत काम आता है। ये जो पेपर 5 है आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उसमें केस स्टडी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ ना समझ में आए, जस्टिफिकेशन लिखते टाइम आपको पता होगा कि उसमें आपको अलग अलग स्टेप्स बताने होते हैं कि क्या क्या लिया जा सकता है स्टेप, और बाद में जस्टिफिकेशन लिखना होता है। तो जस्टिफिकेशन में आप गांधीयन तलिस्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए मैं ये स्टेप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि गांधीयन तलिस्मा का मैं अप्लाई करते हुए कि इस स्टेप से गरीब लोगों के जीवन में अंतर आएगा और इस कारण से मुझे स्टेप एथिकल लगता है। अब देखिए गांधी जी के बारे में तो आइडियोलॉजीज हमने पढ़ ली, लेकिन आज का दिन 2 अक्टूबर, ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका भी जन्म दिवस है। तो उनके भी आइडियल्स को हमें जानना चाहिए। ही वॉज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू. Lal Bahadur Shastri is credited for white and green revolution in India, which helped in increasing milk and food production and making India self-sufficient later on. लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में ही 1965 वाला इंडो पाकिस्तान वॉर लड़ा गया था. इस वॉर के ख़त्म होने के बाद ही रसिया ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह की मीडिएशन का सजेशन दिया. दैट मीडिएशन एग्रीमेंट वाज टू बी हेल्ड इन ताशकेंत. लेकिन उसी एग्रीमेंट के दौरान, उसी ताशकेंत समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई. बाद में पोस्ट डेथ ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद भारत रत्न अवार्ड इन 1966. लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़ा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन है उनके जीवन का वो है जय जवान जय किसान. हुआ क्या था कि 1965 से पहले 1962 वॉर के टाइम में ही हमारे जवानों का मोरल थोड़ा डाउन हो गया था आफ्टर साइनो इंडिया वॉर. और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फूड की क्राइसिस भी आ गई थी. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे. तो हमारे फार्मर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए, ताकि फूड प्रोडक्शन हम बढ़ा सके, और हमारे जवानों का मोरल बढ़ाने के लिए आफ्टर साइनो इंडिया वॉर, जिसमें हमें थोड़ा सा रिवर्सेस फेस करना पड़ा था अगेंस्ट चाइना, तो दोनों के मोरल को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान. अब लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तेमाल, उनका इस्तेमाल इन द सेंस कि उनके आइडियल्स का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे अपने एथिक्स पेपर में, वो भी ज़रा देखते हैं. उनकी कौन सी फिलॉसफी है जो बहुत काम में आएगी आपके एथिक्स पेपर में. तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के उनके लाइफ से हम क्या लर्निंग होगी हमारी. तो देखिए, अज्यूमिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेलवे एक्सीडेंट इन 1956, दैट इज़ इन महबूब नगर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ रेलवे मिनिस्टर. तो एक सरल से शब्दों में याद रखिए कि उस टाइम में रेलवे मिनिस्टर थे 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गई. ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसकी खुद की जिम्मेदारी ली और फिर उन्होंने रेलवे मिनिस्टर के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया. दिस इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी आपके एथिक्स एंड इंटीग्रिटी सिलेबस में सब्जेक्ट में एज इट इज़ ये टर्म मेंशन कर रखा है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी. आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बाद में जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं. इट्स नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो आंसरेबिलिटी. यू आर रेडी टू आंसर इट, यू आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. तो पब्लिक पोजीशन जब आप होल्ड करते हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हों, चाहे आप मिनिस्टर हों, यू आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल ऑल्सो. अगर कुछ गलत हो गया
तो someone has to take the responsibility, also someone has to be answerable for that wrong thing that has happened. और दिक्कत क्या होती है आज के टाइम में कि आज के टाइम में इतने मोरल अपराइटनेस वाले ना ब्यूरोक्रेट्स दिखते हैं, ना लीडर्स दिखते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, और इस कारण से कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हो जाए, कोई से बड़ा इशू हो जाए, कोई भी सामने नहीं आता है कि किन कारणों से ये हुआ है। यानी कि आज के टाइम में अकाउंटेबिलिटी लेने वाले लोग नहीं हैं, और इस कारण से दुर्घटनाएं रिपीट होते रहती हैं। So why accountability is important? Because once accountability is fixed, the real reason behind that unfortunate incident is also known, and in future such regions could be avoided, and that is why accountability is very important aspect of public administration. और लाल बहादुर शास्त्री जी ने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। ही वॉज रेलवे मिनिस्टर, तो अगर रेलवे की दुर्घटना हुई है तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने बताया कि यहाँ पे चूक हुई है, इसको ठीक किया जाए, और मौजूदा अपनी गलती के कारण मैं रिज़ाइन भी कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली मेंशन इन योर सिलेबस, तो क्वेश्चन इस तरह का कुछ आ सकता है, ऑलरेडी आया हुआ है यूपीएससी में। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो आप लिखना, अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग इट and finding it who is actually answerable or reason behind it and behind an incident। और एग्जाम्पल में आप लाल बहादुर शास्त्री जी का ये एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। The next article is taken from international segment. It is about summit of Quad leaders, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view। तो Quad group क्या होता है ये तो आपको पता ही है। Quad group is a group of 4 countries, India, Australia, US and जापान, टुगेदर दे आर नोन एज क्वाड ग्रुप। अब क्वाड ग्रुप वैसे काफ़ी पुराना ग्रुप है, हाल फिलहाल में आपको न्यूज़ में ज़्यादा दिखता होगा, बट दिस क्वाड ग्रुप was proposed in 2007 itself by the then Japanese Prime Minister Shinzo Abe, but the Quad group remained quite informal since then। 2007 से ये प्रपोज कर दिया गया था कि हम चारों देशों को मिल करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इसका नाम रखा गया था क्वाड ग्रुप, लेकिन काफ़ी इनफॉर्मल तरीके से रहा। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने इसको प्रपोज किया था। उनका मेन पर्पस ये था कि ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है, यहाँ पे चाइना के यूनिलैटरल अग्रेशन को काउंटर करने के लिए चारों देशों को साथ लाया जाए। इस पर्पस से उन्होंने क्वाड ग्रुप प्रपोज किया 2007 में। लेकिन देखिए ज़रा ध्यान से, हाउ क्वाड ग्रुप हैज़ इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है वो भी ज़रा समझिए। 2007 में बिगिनिंग ऑफ क्वाड एज एन इनफॉर्मल ग्रुप, तो इट रिमेंड एज एन इनफॉर्मल ग्रुप, लेकिन इंडिया जानता था कि क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना। इट वाज एंटी चाइना ग्रुप, इंडिया न्यू इट। वैसे कभी भी नो वन सेड दैट वी आर एंटी चाइना, जापान ऑल्सो फॉर्मली नेवर सेड, इंडिया न्यू इट कि इट वाज एंटी चाइना। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे, और इसी कारण से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश क्वाड ग्रुप को बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज करने के फेवर में कभी नहीं रहे, क्योंकि हम दोनों ही देश, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, दोनों, आई एम सो सॉरी, इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों ही देश चाइना के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड वी हैव विद दिस पर्टिकुलर कंट्री चाइना। तो 2007 के बाद से क्वाड बन तो गया, सब जानते थे कि इसका इनफॉर्मल ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना, लेकिन कोई भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खासकर इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या, 2020 आया, इंडिया और चाइना के संबंध बहुत ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ गलवान वैली इंसिडेंट। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस भी बहुत ख़राब हो गए, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए। आपको पता होगा, मैंने कई दफ़ा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कवर करा है कि ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए बिहाइंड द राइज और ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। इस पर चाइना ने पूरी तरह से धमकी दे दी थी ऑस्ट्रेलिया को, 14 पॉइंट्स की धमकी दी थी कि तुम इस तरह के एलिगेशंस अगर हमारे ऊपर लगाओगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तो सिर्फ ये कहा था कि ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। चाइना ने धमका दिया ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पूरी तरह से ख़राब हो गए। तो मुद्दा यह है कि 2007 से क्वाड चल रहा है इनफॉर्मल तरीके से, चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फॉर्मलाइज ग्रुप नहीं बनाना चाहते थे, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव था क्वाड का। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के रिलेशन चाइना से बिगड़ गए, उसके बाद से क्वाड ग्रुप को फॉर्मलाइज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एंड दैट इज़ वाई जो मॉडर्न क्वाड है आफ्टर 2020 इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाड 2.0 बिकॉज इट इज़ मोर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन। अब इसी को आगे लेते हुए, टेकिंग फर्दर द अप्रोच ऑफ फॉर्मलाइजेशन, क्वाड ग्रुप के लीडर्स की मीटिंग हुई है एंड दिस इज़ इन पर्सन, फर्स्ट इन पर्सन समिट। क्योंकि जब से ये गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है या चाइना और ऑस्ट्रेलिया के कन्फ्लिक्ट हुए, तब से तो कोरोना वायरस के इश्यूज़ भी चल रहे थे, तो इस कारण से
इन पर्सन मीट कभी नहीं हुई थी हेड ऑफ द स्टेट्स की, लेकिन अब क्वाड की पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई है, मतलब इन्होंने फेस टू फेस मुलाकात की है क्वाड ग्रुप के लीडर्स ने। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो बिडेन या फिर स्कॉट मॉरिसन या शीडा इनका नाम है, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर, तो इन लोगों की अपनी एक फेस टू फेस मीटिंग हुई है। तो ये जो समिट हुई है क्वाड समिट, फर्स्ट फेस टू फेस क्वाड समिट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए जॉइंट स्टेटमेंट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय दीज वर्ल्ड लीडर्स दैट we are committed towards a free and open Indo-Pacific which is inclusive and resilient। तो अगेन इनडायरेक्ट इशारा चाइना पे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्योंकि चाइना ही ऐसा देश है जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना अकेला यूनिलैटरल अग्रेशन दिखा रहा है। साउथ चाइना सी को उसने पूरी तरह से अपना सी डिक्लेयर कर दिया है थ्रू 9 डैश लाइन, आपको पता होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है। तो चाइना इज़ नॉट अलाउिंग इंडो पैसिफिक टू रिमेन फ्री एंड ओपन, तो इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर हमने कमेंट किया कि वी वांट दिस रीजन टू बी फ्री एंड ओपन एंड वी डोंट वांट एनी इंटरवेंशन। विदाउट टेकिंग नेम ऑफ चाइना वी हैव मेड अ स्टेटमेंट, दीज 4 कंट्रीज हैव मेड अ स्टेटमेंट अगेंस्ट चाइना। उसके अलावा दीज 4 कंट्रीज हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेल्फ इमेज ऑफ क्वाड, that we are a democratic partners and we want to have a common vision for future democratic partners। अब ये सेल्फ इमेज की क्यों बात आ रही है? क्योंकि जब से ये क्वाड ग्रुप को फॉर्मलाइज करने की बात चल रही है, तब से चाइना इसको कंडेम कर रहा है। चाइना बार बार कह रहा है कि अरे ये तो नाटो ग्रुप है, ये एशिया का नाटो ग्रुप है। चाइना इस तरह से कंडेम करता है। नाटो, आई होप आपको पता होगा, कोल्ड वॉर के टाइम में वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में एक तरह का सिक्योरिटी पैक्ट था, और नाटो ग्रुप वाज मेनली कंसिडर टू बी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड एस्केलेशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो चाइना बार बार कंडेम करता है इन 4 कंट्रीज़ को कि तुम लोग एशियन नाटो बना रहे हो। आई होप आपको नाटो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं अगले सेशन में इसको कवर कर लूँगा। बट नाटो की तरह कंडेम किया जाता है क्योंकि नाटो का इमेज थोड़ा ख़राब था कि नाटो के कारण ही कोल्ड वॉर इतना ज़्यादा एस्केलेट हो गया। तो चाइना कहता है कि अभी लोग फिर से नाटो जैसा ग्रुप बना रहे हैं, एशियन नाटो बना रहे हैं, जिस कारण से फ्यूचर में और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो ये अब इसका जवाब देते हुए अपने इमेज को सुधारने के लिए हम इन 4 देशों ने कहा है कि लुक, वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर डेमोक्रेटिक पर्पसेस, वी डू नॉट वांट टू काउंटर एनी वन। हमारा कॉमन विजन है फॉर गुड फ्यूचर। हमारा ऐसा कुछ नहीं कि चाइना के साथ अग्रेशन करने के लिए हमने क्वाड समिट बुलाया है। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो टेकन अप न्यू एरियाज फॉर कोलैबोरेशन। तो क्वाड समिट पहले माना जाता था कि इट वॉज ओनली ए सिक्योरिटी समिट, जिसका मेन पर्पस है चाइना को काउंटर करना। पहले ऐसा माना जाता था क्योंकि पहले से तो इनफॉर्मल समिट है ना। इनफॉर्मल है मतलब उसकी कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई उसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। तो लेकिन माना जाता था कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है। लेकिन अब इन देशों ने इस समिट के बाद, फर्स्ट इन पर्सन समिट के बाद, हमने वी हैव ऑल्सो डिफाइंड न्यू एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन कि क्वाड विल बी नोन फॉर विच एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो क्वाड विल बी नोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, एजुकेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन। तो अब बोला जा रहा है कि क्वाड सिर्फ सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन नहीं करेगा, वी विल फोकस ऑल्सो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो पूरे दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में क्वाड की मदद, क्वाड ग्रुप पे कोलैबोरेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में फिर क्वाड ग्रुप ने प्रपोज किया है कि जो G7 का प्रपोजल था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप, उसके साथ क्वाड ग्रुप को अलाइन कर दिया जाए। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव में ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, जब इसी साल G7 समिट हुई थी यूके के अंदर कार्बिस बे पे। तो G7 समिट में जो US प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट किया था, प्रपोजल दिया था कि लेट अस कम विथ अ प्रपोजल नोन एज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव विच विल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज़। अब अगेन ये प्रपोजल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि G7 मीटिंग के दौरान US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने दिया था एंड इट वाज सपोर्टेड बाय अदर G7 लीडर्स। अगेन बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव इज बीइंग सीन एज मेन कॉम्पिटिटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसमें भी एंटी चाइना सेंटीमेंट तो है ही, लेकिन अब हमने कहा है कि देखिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव तो G7 का इनिशिएटिव था, लेकिन इस क्वाड ग्रुप में मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि द क्वाड विल ऑल्सो अलाइन विथ G7 इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेट करेंगे हम लोग, सो दैट वी कुड कॉम्बैट साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेस सेगमेंट में हम कोलैबोरेट करेंगे, ज्वाइंट कोलैबोरेशन करेंगे, especially there will be sharing of data regarding climate change, disaster response,
ETC। वैक्सीन में क्वाड कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे, तो क्वाड कंट्रीज हैव कमिटेड टू डोनेट 1.2 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन ग्लोबली। तो अब इस पर किस तरह का सवाल आ सकता है मेंस में, वो जरा देखिए। इस तरह का सवाल आ सकता है मेंस में कि क्वाड इज मेनली एंटी चाइना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिटिकली एनालाइज। तो जैसे ही क्रिटिकली एनालाइज आप टर्म देखना, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकल टर्म का मतलब है कि जो स्टेटमेंट लिखा है इसको आपको सपोर्ट भी करना है और क्रिटिसाइज भी करना है, मतलब दोनों पॉइंट्स देने हैं। तो क्वाड मेनली समझा जाता था एंटी चाइना सिक्योरिटी ग्रुप पहले, लेकिन अब इसके फीचर्स बदल गए हैं, आपको दोनों चीज़ें दिखानी। तो आप इस तरह से लिखना कि क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप 2007 में इस्टेब्लिश हुआ आफ्टर सजेशन बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। मेनली इट वाज टेकन एज ए ग्रुप टू काउंटर अग्रेसिव राइज ऑफ चाइना स्पेशली इन साउथ चाइना सी। लेकिन पोस्ट 2020, पोस्ट कोविड एंड गलवान वैली इंसिडेंट, Quad countries are focusing on formalization of Quad. Recently, Quad has seen its expansion in different fields. और हमने जोन ऑफ कंसर्न को एक्सपैंड कर दिया है ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स एंड एरियाज ऑफ एक्सपेंशन हैव बीन नाउ कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, एजुकेशन। तो इस तरीके से आपने कह दिया कि हाँ पहले थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर था, लेकिन अब इसमें बाकी सारे एरियाज भी ऐड किए गए हैं आफ्टर दिस फर्स्ट पर्सन मीटिंग। सो इस तरह से आपने दोनों व्यूज़ दिखा दिए कि पहले इट वॉज कंसिडर टू बी ए सिक्योरिटी ग्रुप एंड एंटी चाइना ग्रुप, लेकिन अब इसमें बाकी सारे एरियाज में भी कोऑपरेशन लाए जा रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट जतिंगा फेस्टिवल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए छोटा सा ये न्यूज़ है, दीमा हसाओ रीजन में नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल ने फैसला लिया है कि दीमा हसाओ रीजन अब बहुत हद तक पीसफुल हो गया है, अब वहाँ पे इंसर्जेंसी के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस कारण से नॉर्थ कचार हिल ऑटोनोमस काउंसिल ने फैसला लिया कि हर साल अब 4 मेजर फेस्टिवल्स इस दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाएंगे। ये 4 फेस्टिवल होंगे, जतिंगा फेस्टिवल, फाल्कन फेस्टिवल, जूदिमा फेस्टिवल एंड बूसू फेस्टिवल। पहले भी ये फेस्टिवल्स मनाए जाते रहे हैं, लेकिन हर साल नहीं मनाए गए हैं, कंसिस्टेंट तरीके से नहीं मनाए गए हैं, क्योंकि बहुत बार इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर्स के प्रॉब्लम रहे हैं। लेकिन अब ये काउंसिल, नॉर्थ कचार हिल ऑटोनोमस काउंसिल ने फैसला लिया कि ये चारों फेस्टिवल हर साल मनाए जाएंगे इन ऑर्डर टू शो केस द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एथनिक ग्रुप ऑफ दीमा हसाओ रीजन। जतिंगा फेस्टिवल इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पॉपुलर है, और ये जतिंगा फेस्टिवल हाल फिलहाल में ख़त्म भी हुआ है। 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जतिंगा फेस्टिवल वहाँ पे हुआ। तो जतिंगा के बारे में समझते हैं जरा सा, जतिंगा फेस्टिवल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जतिंगा इज अ विलेज ऑन द रिज दैट इज़ लोकेटेड इन दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। होता क्या है जतिंगा विलेज में कि सितंबर से नवंबर महीने में एक अनयूजुअल फिनोमेना देखा जाता है। जो बर्ड्स आते हैं, मेनी बर्ड्स दे कम एंड दे फॉल इन फायर्स। इस तरह की आग कहीं भी होगी, आग में जाकर के वो गिर जाते हैं। अब ये क्यों होता है, द मिस्ट्री रिमेन्स अनरिजॉल्व। उनको उस टाइम में दिखता नहीं है ठीक से या क्या प्रॉब्लम, बट दिस इज स्टिल ए मिस्ट्री कि वाई सो मेनी बर्ड्स कम एंड फॉल इन फायर। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बर्ड्स कम हियर टू कमिट सुसाइड, लेकिन ये भी मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वाई बर्ड्स वुड कमिट सुसाइड, बट दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द थिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ जतिंगा, दैट इज जतिंगा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हियर जस्ट टू हाईलाइट द कल्चरल एस्पेक्ट। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ए। कंचन #1 ब्लॉक बिलोंग्स टू, ऑप्शन बी बांग्लादेश। एंड DG सक्षम इनिशिएटिव से रिलेटेड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनियन लेबर मिनिस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन टेक्निकल पार्टनर ऑफ दिस इनिशिएटिव इज माइक्रोसॉफ्ट नॉट गूगल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।